अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर तीसरा बिजनेस इन्वायरमेंट। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलिए देखते हैं इसके मीनिंग के बारे में। बिजनेस इन्वायरमेंट कैन बी डिफाइंड एज दोज फोर्सेस। एक फोर्सेस की तरह डिफाइन होता है कौन कौन से इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशंस हु हैव द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस इन द वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग कंडीशन को इन्फ्लुएंस करने की कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, एबिलिटी होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, आगे चल के हम लोग इसको और भी अच्छे तरीके से देखेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट को। तो हम लोग अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके फीचर के बारे में। तो आइए हम लोग चलते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के फीचर को लेकर। अब फीचर में देखिए सबसे पहले दे रखा है कि टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। तो पहली बात तो ये कि ये पूरी तरह से बाहरी फैक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं। साथ ही साथ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस होते हैं। स्पेसिफिक फोर्सेस आर दोज फोर्सेस दे आर डायरेक्टली इफेक्ट टू द बिजनेस, वो स्पेसिफिक फोर्सेस कहे जाते हैं। जैसे इन्वेस्टर्स हो गए, कंपटीटर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, जो बिज़नेस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। और जनरल फोर्सेस का मतलब हो गया कि एक तरह से देखा जाए कि हमारा सोसाइटी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एक्टिविटी, लीगल, टेक्नोलॉजिकल कंडीशन, ईटीसी। इंटर रिलेटेडनेस, ये सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं, क्लोजली रिलेटेड होते हैं। डायनेमिक, जैसा कि आप जानते हैं कि जनरल फोर्सेस के साथ साथ स्पेसिफिक फोर्सेस भी डायनेमिक नेचर के होते हैं, चेंज होते रहते हैं। और साथ ही साथ इसमें एक अलग तरह का फीचर पाया जाता है जिसे हम कहते हैं अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है वो हमारा क्या होता है, अनसर्टेन होता है। वो एक तरह से देखा जाए, लिखा है बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ अनसर्टेन एज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इन्वायरमेंट चेंज एंड दियर इम्पैक्ट। एक तरह से अनसर्टेन होता है जिसे हम मतलब प्रिडिक्ट करना हमारे लिए थोड़ा सा क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है। हम फ्यूचर को बहुत जल्दी प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। तो इन्हें हम बोलते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के फीचर। आइए अब हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। अब बात करेंगे इम्पोर्टेंस के बारे में। बिजनेस इन्वायरमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंस है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी टू गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज। यानी बिजनेस इन्वायरमेंट की अगर प्रॉपर स्टडी है तो वो हमारे कंपटीटर से पहले जो हमारे लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ है उसके लिए हमें क्या करता है, फर्स्ट मूवर का एडवांटेज देता है। दूसरा इम्पोर्टेंस है आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स। अगर हमको अपने बिजनेस इन्वायरमेंट की बेहतर नॉलेज है तो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल थ्रेट्स को भी वो बताता है, ऐसे थ्रेट्स जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को इनडायरेक्टली या एडवर्सली इफ़ेक्ट करते हैं, जो हमारे ऑपरेशन को एडवर्सली इफ़ेक्ट करते हैं। अगला है टैपिंग यूज़फुल रिसोर्सेज। अगर हमें बिजनेस इन्वायरमेंट की बेहतर नॉलेज है तो चूँकि आपको पता है कि हम जितने भी रिसोर्सेज कलेक्ट करते हैं वो सब सोसाइटी से होते हैं, तो उनकी अवेलेबिलिटी क्या है सोसाइटी में, वो अवेलेबल हैं या नहीं। जैसे कैपिटल, लेबर, मशीन या रॉ मटेरियल की अगर हम बात करें तो उनकी अवेलेबिलिटी भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी नेसेसिटी होती है। तो हम अगर अच्छी नॉलेज है तो हम उस हिसाब से उसे समय से कलेक्ट कर सकते हैं। कॉपिंग विद रैपिड चेंज, तो अगर हम बिजनेस इन्वायरमेंट की कंटिन्यूअसली स्टडी करते हैं तो हमें ये पता चलेगा कि कब कंपटीशन चेंज होने वाला है, कब गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो रहा है, कब टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है। तो उसके हिसाब से हम लोग अपने आप को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम प्रॉपर प्रिपेयर हो सकते हैं ताकि हम उसे फेस कर सकें, उन सभी चैलेंजेस को इफ़ेक्टिवली फेस कर सकें। असिस्टेंट इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फार्मूलेशन, साथ ही साथ हमारे प्लानिंग और फार्मूलेशन में असिस्ट करता है, हेल्प करता है बिजनेस इन्वायरमेंट, अगर प्रॉपर नॉलेज है। क्योंकि क्या चेंजेज है ये तो इन्वायरमेंट स्टडी के बाद ही पता चलेगा, क्या टेक्नोलॉजिकल है, क्या लीगल चेंजेज है, क्या इकोनॉमिकल चेंजेज है। और अगर और देखा जाए थोड़ा सा तो हेल्प इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। इन सब के बावजूद वो हमारे परफॉर्मेंस में, अगर हमें बिजनेस इन्वायरमेंट का करेक्ट नॉलेज है तो हमारे परफॉर्मेंस में वो बहुत हेल्प करता है। हमारे एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस में, हमारे ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस में बिजनेस इन्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। अब बात करते हैं डायमेंशन और कंपोनेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट की। बिजनेस इन्वायरमेंट के क्या क्या कंपोनेंट हैं।
जिसमें सबसे पहला कंपोनेंट हमारा आता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं। तो बिजनेस इन्वायरमेंट में एक इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंट है जिसे हम इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कहते हैं। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट बेसिकली आर दोज इन्वायरमेंट दे आर रिलेटेड टू द इकोनॉमिक टर्म्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी जस्ट लाइक अ रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन रेट, चेंज इन द इनकम ऑफ अ पीपल। ये सारी चीज़ें आपके इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंतर्गत आती हैं जो हमारे बिजनेस को बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। अब इसके बाद हम लोग सेकेंड डायमेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकेंड डायमेंशन हमारा सोशल इन्वायरमेंट है। इट इंक्लूड्स द वेरियस सोशल फोर्सेस सच एज कस्टम्स, बिलीव्स, लिटरेसी रेट, एजुकेशनल लेवल, लाइफ स्टाइल, वैल्यूज़ etc. चेंज इन सोशल इन्वायरमेंट इफेक्ट एंड द ऑर्गेनाइजेशनल गोल इन द लॉन्ग रन। अगर हम बात करें सोशल इन्वायरमेंट के लिए तो आप अच्छी तरह समझते हैं कि सोशल इन्वायरमेंट हमारे बिजनेस को बहुत हद तक इम्पैक्ट करता है और ये लॉन्ग रन में इम्पैक्ट करता है। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए कि आजकल लोग मिनरल वाटर पर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो काफ़ी कॉन्शियस हो गए हैं, वो अपने हेल्थ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। टबैको से रिलेटेड या जो हेल्दी फूड है उसकी डिमांड धीरे धीरे मार्केट में कम होती चली जा रही है। तो सोशल इन्वायरमेंट हमारे बिजनेस को लॉन्ग टर्म में इफ़ेक्ट करता है। अब हम बात करेंगे टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में। अगर हम टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट की बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज का समय तकनीकी युग चल रहा है। आधुनिक युग से फिर टेक्नोलॉजिकल स्टेज डेवलप होता चला जा रहा है और इस स्टेज में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो सब टेक्निकल इक्विपमेंट के थ्रू प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो एक तरह से अब जो कंपटीशन चलता चला जा रहा है वो बेटर क्वालिटी की तरफ मूव हो रहा है। अगर हम टेक्निकल इन्वायरमेंट का हेल्प करते हैं, टेक्निकल इन्वायरमेंट की स्टडी प्रॉपर है तो बिजनेसमैन कंपटीशन को बीट करेगा, कंपटीशन को फेस कर पाएगा और वो बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट को क्या कर पाएगा, प्रोड्यूस कर पाएगा। टेक्नोलॉजिकल मैकेनिक्स मशीनों का इस्तेमाल करके वो क्या कर सकता है, बेहतर प्रोडक्शन कर सकता है। अब हम बात करेंगे आगे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। चेंज इन पॉलिटिकल सिचुएशन आल्सो इफेक्ट अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो वो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को भी इफ़ेक्ट करता है और ये बहुत बड़ा इफ़ेक्ट देता है क्योंकि पॉलिटिकल अगर कंडीशन चेंज हुआ, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रही तो बहुत सारी लॉ एंड ऑर्डर में चेंजेज आएंगे, बहुत सारे ऑर्डर्स होंगे, बहुत सारे कानूनी प्रक्रिया में बदलाव होंगे जिनकी वजह से हम प्राइस स्टेबिलिटी नहीं कर पाएंगे या बहुत सारे चेंजेस होंगे जिनकी वजह से हमारे बिज़नेस के परफॉर्मेंस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इसलिए हमें प्रॉपरली पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की भी स्टडी करनी चाहिए। अब बात करते हैं लीगल इन्वायरमेंट के बारे में। इट कंस्टिट्यूट्स द लॉ एंड लेजिस्लेशन पास बाय द गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स, कोर्ट जजमेंट एंड डिसीजंस ऑफ द वेरियस कमीशंस एंड एजेंसीज। देखिए बिजनेसमैन जो होता है, बिजनेसमैन को इन सभी यानी गवर्नमेंट ने क्या रूल्स रेगुलेशन पास कर रखा है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर पास हुआ है या किसी कोर्ट का जजमेंट है, तो इन सब चीज़ों को एक बिजनेसमैन को बहुत केयरफुली तरीके से ध्यान देना चाहिए और इसकी प्रॉपर नॉलेज भी होनी चाहिए क्योंकि इसके वजह से उसका जो बिज़नेस है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देता है, इफ़ेक्ट पड़ता है। उसकी पॉलिसीज़ वगैरह में बहुत सारे चेंजेज आते हैं, बहुत सारे प्रोडक्शन में चेंजेज आते हैं, तो विशेष तौर पे उसको लीगल इन्वायरमेंट के बारे में ध्यान देना चाहिए। तो अभी हम लोगों ने डायमेंशन पढ़ा, अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे हमारा अगला टॉपिक इसी में होगा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किया था न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के नाम से और इसमें कुछ इसके विशेष फीचर थे जो जैसे इसमें रीड आउट हम करते हैं। गवर्नमेंट ने ओनली 6 इंडस्ट्रीज वर केप्ट अंडर लाइसेंसिंग स्कीम, केवल 6 इंडस्ट्रियों के पास लाइसेंसिंग स्कीम था। द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर वाज लिमिटेड, पब्लिक सेक्टर का जो रोल था वो बहुत कम कर दिया। डिसइन्वेस्टमेंट वाज कैरीड आउट इन मेनी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब बहुत सारे पब्लिक इंटरप्राइजेज से गवर्नमेंट पैसा निकालना स्टार्ट कर दी, मतलब वहाँ से अपना डिसइन्वेस्टमेंट हो गया। उसके बाद बात करते हैं हम लोग
सरकार ने एफडीआई को भी, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के थ्रू एफडीआई को भी प्रमोट किया। बहुत सारे ऐसे सेक्टर थे जहाँ पर एफडीआई 100% कर दिया गया। 49% थे, कुछ जगह पर 26% थे, तो उसको 100% उसने कर दिया। साथ ही साथ उसने ऑटोमेटिक परमिशन दे रखा है कि साइनिंग टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट विद द फॉरेन कंपनीज के साथ ऑटोमेटिकली साइन हो, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड को स्टेबल करने के लिए, ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में प्रमोट हो सके, इसको भी धीरे धीरे उसने स्टार्ट कर दिया। FIPB को स्टेबल करना स्टार्ट कर दिया। और अगर हम बात करें न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी की, तो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी की के सबसे मेन ऑब्जेक्ट जो थे वो तीन ही ऑब्जेक्ट थे। वो तीन चीज़ों को प्रमोट करना था: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सो लेट अस टॉक अबाउट दीज थ्री एलिमेंट्स, थ्री कंपोनेंट: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशंस एंड ग्लोबलाइजेशंस। अब लिबरलाइजेशन की बात करें तो लिबरलाइजेशन में सरकार ने क्या किया? गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट को अबॉलिशिंग कर दिया, फ्री कर दिया, फ्रीडम कर दिया। साथ ही साथ डिसाइडिंग द स्केल ऑफ बिजनेस को फ्री कर दिया। जितने भी रिस्ट्रिक्शन थे उन सब को हटा दिया। टैक्स रेटेज में रिड्यूस कर दिया। प्राइस फिक्सिंग को फ्रीडम कर दिया। तो बहुत सारे चेंजेस कर दिए जिससे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़े। साथ ही साथ प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट किया गवर्नमेंट ने। प्राइवेटाइजेशन में जो प्राइवेट सेक्टर के थे उनको सबसे ज़्यादा रोल प्ले करने को दे दिया, जिसमें इसके तहत उसने पब्लिक सेक्टर के जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनियां थे वहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट उन्होंने स्टार्ट कर दिया। यानी पब्लिक सेक्टर का रोल रिड्यूस करके प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ा दिया। और तीसरा जो इसका मेन ऑब्जेक्ट था, ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि ये कई सारी इकोनॉमी को इंटीग्रेट करके वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट कर दिया। यानी कंट्री इकोनॉमी को ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इसने क्या कर रखा है? इंटीग्रेट कर रखा है। अब हम लोग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर काम करेंगे, यानी पूरा एक विश्व बाजार के तरह इस्तेमाल किया जाएगा अंडर द टर्म्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब बात करते हैं इम्पैक्ट के। इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ चेंजेज ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज, यानी गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होने से बिजनेस और इंडस्ट्रीज़ पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो देखिए ये सारे इम्पैक्ट हैं। जैसे सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ा इंक्रीजिंग कंपटीशन। जैसे ही गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हुई, गवर्नमेंट पॉलिसी का मेरा मतलब न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी से है। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी चेंज हुई तो लिबरल हो गया सिस्टम, सारे लाइसेंसिंग हट गई, पॉलिसीज़ हट गई, सारे बैरियर हट गए, तो कंपटीशन अपने आप बढ़ गया। साथ ही साथ मोर डिमांडिंग कस्टमर, क्योंकि अब कस्टमर यहाँ पर अवेयर हो गया है, तो जो डिमांड एंड सप्लाई का रेशियो है बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो गया, तो कस्टमर भी क्या है वो बहुत मोर डिमांडिंग हो गया। रैपिड चेंज इन टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, चूँकि ग्लोबल मार्केट होने की वजह से, ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा चेंजेज आया है, तो बहुत तेज़ी से चेंजेस देखने को मिला है। साथ ही साथ नेसेसिटी फॉर चेंज, अब ऑर्गेनाइजेशन को, हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें चेंज करने की ज़रूरत है, उसकी नेसेसिटी को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अब हमारा जो कंपटीशन है वो कहाँ से होने वाला है? ग्लोबल से होने वाला है। यानी अब हम फॉरेन मार्केट के साथ कंपटीशन करने वाले हैं, तो हमें उस परिवर्तन को समझना होगा। हमें, जैसे अगला हमारा टॉपिक है नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स। अब हमें आवश्यकता है कि हमें अपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को डेवलप करना होगा, हमें अपने HR को डेवलप करना होगा इंटरनेशनल लेवल पर, ताकि वो ग्लोबल चैलेंजेज को, ग्लोबल कंपटीशन को फेस कर सके। साथ ही साथ मार्केट ओरिएंटेशन भी, उसमें भी बदलाव करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ तो पुराने पैटर्न पर हम लोग काम करते थे। 1991 में हम लोग सेलिंग कॉन्सेप्ट पर काम करते थे, जिसका मेन ऑब्जेक्ट था ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना है, यानी क्वांटिटी को सेल करके प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन अब हमें काम करना होगा मार्केटिंग कंसेप्ट पर। मार्केटिंग कंसेप्ट पर काम करने का मतलब ये है कि हमें कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन की भी बात करनी होगी, हमें उसके नीड की भी बात करनी होगी, तभी हम बिज़नेस में सक्सेसफुल हो पाएंगे। आई होप आप लोगों को सब समझ में आया होगा। अब हम आगे नेक्स्ट चैप्टर फिर लेकर आएंगे। आप लोग अपना व्यू ज़रूर दीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा
और आप बताइएगा कि आपको कौन से चैप्टर की ज़्यादा ज़रूरत है कमेंट में, उसी हिसाब से हम चैप्टर लेकर आएंगे। ओके, वंस अगेन थैंक यू।